हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको G20, G7, ब्रिक्स, विमस्टेक और आपका शार्क, क्वाड, SCO और RCP ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको AIIB के बारे में पढ़ाऊँगा। ओके, जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप इन सब के बारे में मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, वहाँ पे जाके इन सब के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं AIIB के बारे में। AIIB का मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक एशिया का बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाम को अगर देखेंगे आप, एशियन मतलब एशिया का बैंक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई कंपनी कोई कंट्री बना रही है उसमें इन्वेस्टमेंट दे, ऐसा बैंक है ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको डिफाइन करें तो AIIB इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विद मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है, पहले मैं वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ। मल्टीलेटरल, मैंने आपको बताया था लैटिन में एक का मतलब होता है यूनी, दो का मतलब होता है बाई, जैसे इसी तरह तीन का मतलब होता है ट्राई, और यहाँ मल्टीलेटरल कर, मल्टी तो ये तो इंग्लिश का भी वर्ड हो सकता है, मल्टी मतलब बहुत सारा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिले हुए हो, बहुत सारी कंट्री मिली हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिली हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक बोल दो या ऑर्गेनाइजेशन बोल दो। ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है कंट्रीज के पे, और इसका जो मेन मिशन है वो जो एशिया की कंट्री है, जो एशिया हमारा रीजन है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है जिसका इंडिया भी पार्ट है, उसमें जो कंट्रीज हैं उनकी जो सोशल और जो इकोनॉमिक उनकी सिचुएशंस हैं, जो भी वो इन सोशल और इकोनॉमिक अपने आप को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, जो भी उनके आउटकम्स हैं, मतलब वो काम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो उनके जो आउटकम्स हैं, आउटकम मतलब कि उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। जैसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, पैसे नहीं है उनके पास लेकिन बनाना चाहते हैं, तो ये जो बैंक है ये उनको पैसे प्रोवाइड करेगा, ये इन्वेस्टमेंट करेगा उनके प्रोजेक्ट में, तो जो उस प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है, मतलब जो प्रोजेक्ट बन के निकलेगा, जो उसका आउटकम होगा वो और अच्छा निकलेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा होगा तो और अच्छे से बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है जो एशिया की कंट्रीज हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये इसका काम है। ठीक है, तो आप यहां से समझ पा रहे होगे, इसके नाम से भी यहाँ भी एशिया का जिक्र है, यहाँ भी इसके मिशन में भी एशिया का जिक्र है, तो इसका जो मेन फोकस एरिया है ना वो एशिया रीजन है। ठीक है, एशिया रीजन। अब हम देखते हैं, ये स्टैब्लिश हुआ था, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन हुई थी। मैंने आपको बताया मल्टी का मतलब, मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारी कंट्री ने मिलकर साइन की होगी ये ट्रीटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी कंट्री हो, एक साथ उनको जब वो एक साथ कुछ काम करती है उसको मल्टीलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन होगी। ट्रीटी मतलब कोई एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, उनके बीच में कोई डॉक्यूमेंट साइन हुए होंगे कि हमको ये करना है। ठीक है, वो सब उस पर साइन करके एग्री हुए होंगे कि हमको ये सब चीजें करनी है। ठीक है, कि हमको ये बैंक बनाना है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये एजेंडा होंगे। तो 2015 में ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन हुई थी कुछ कंट्रीज के बीच में, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका बैंक है AIIB, इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वो 2015 में स्टार्ट हुए थे, मतलब 2016 में स्टार्ट हुए थे। तो 2015 में इन कंट्रीज ने मिलके इस एक ट्रीटी साइन की। ठीक है, जिस ट्रीटी में इन्होंने बात कंफर्म कर दिया कि हमको इस नाम से बैंक बनाना है, AIIB के नाम से, और जो AIIB है जो ये पूरा बन के तैयार हो गया, और 2016 में क्या है इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए, इसने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, तो 2015 में ट्रीटी साइन हुई और 2016 में इसने अपने सारे ऑपरेशन स्टार्ट किए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में, बीजिंग जो है, बीजिंग ये चाइना की कैपिटल है। ठीक है, तो जो इसके वो है क्या बोलते हैं, जो इसके हेडक्वार्टर्स है वो चाइना में है, बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में। ठीक है, तो AIIB क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द एशिया।
जो एशियन कंट्रीज हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक जो भी आउटकम जिनके पे भी वो काम कर रहे हैं वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, ये जो 2015 में इसकी ट्रीटी साइन हुई थी और 2016 में इसके ऑपरेशन शुरू हुए थे और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में। पहले हम अब जानते हैं इसका बैकग्राउंड जानते हैं पहले कि इसको क्यों बनाया गया होगा। ठीक है, इस बैंक को तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ इसके बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड है कि अगर आप ऐसे और जो बैंक है और जो ग्लोबल लेवल पे बैंक है, ये तो एक रीजनल बैंक हो गया इसके नाम से अगर देखें, हालांकि अब तो ये ग्लोबली ही काम कर रहा है बैंक, अब तो खाली रीजनली खाली एशिया में नहीं और भी इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं अदर कॉन्टिनेंट से भी, लेकिन अगर इसके नाम से देखें तो इसका मेन फोकस एशिया पे है। ठीक है, तो ये एक रीजनल बैंक हो गया। तो और बड़े बड़े भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल बैंक या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर वो है तो फिर इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, वो भी पैसे प्रोवाइड करता है, वो भी इन्वेस्टमेंट करता है कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। आईएमएफ का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका भी यही काम है पैसे प्रोवाइड करना। और आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा, उसका भी यही काम है, वो भी ग्लोबल लेवल पे आजकल का बहुत काम करता है। ठीक है, इससे तो बड़ी ही ऑर्गेनाइजेशन है ये जो AIIB है, तो वो है, तो इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो ये वर्ल्ड बैंक है, आपका IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो है इन बैंकों पे जो डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस का मतलब जो इन बैंकों पे पकड़ है, जिसकी ये सबसे ज्यादा सुनते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, और वो जो कंट्रीज हैं वेस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज है, उनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ग्लोबल बैंक है, वो सुनते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इनसे लोन चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट करानी है अपने यहाँ, तो उन वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक पर सबसे ज्यादा डोमिनेशन किसकी है, USA की है। अगर IMF की बात करें तो उसमें उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसकी है, USA की है, यूरोपियन कंट्रीज की। और आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो उस पर डोमिनेंस है USA की, और आपका क्या होता है जापान की, इनकी डोमिनेंस है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज की उस पर डोमिनेंस है बहुत ज्यादा। तो अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट करानी है अपने किसी प्रोजेक्ट में, उसके लिए पैसे चाहिए, तो इन कंट्रीज से या तो भीख मांगो या तो अच्छे रिलेशन हो और इनकी बात सुनो, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज की वहां पे डोमिनेशन है। तो इस चीज से चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि चाइना के इन कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है नहीं इस टाइम पे। तो चाइना जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने यहाँ पे मैं लिखता हूं, चाइना ने जब फर्स्ट प्रपोजल इसका दिया ना कि हमको एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की डोमिनेशन हो। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी डोमिनेशन ना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज की डोमिनेशन हो, और उनको जब चाहिए हो वो बड़ी आराम से लोन ले सके, वहां पे उन कंट्रीज से हाथ ना जोड़ना पड़े, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है। तो सबसे पहला प्रपोजल 2009 में चाइना ने दिया था। ठीक है, मतलब बातचीत शुरू करी थी, ऐसा कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं दिया था, पर बातचीत शुरू की थी। ठीक है, फिर 2013 में इसका एक ऑफिशियल प्रपोजल दिया चाइना ने, जो उसके लीडर थे वो इंडोनेशिया में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने एक ऑफिशियल प्रपोजल दिया इस बैंक को बनाने के लिए। फिर 2014 में कुछ कंट्रीज ने, 13 कंट्रीज ने, सॉरी 13 नहीं 23 कंट्रीज ने एक MOU साइन किया। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ शर्तें जो आपस में कंट्री रखती हैं कि अगर हम इस ग्रुप में काम करेंगे तो हमारी ये बात सुनी जाए, ये बात सुनी जाए, और ऐसे करके जो भी एक पूरा वो बनता है कि सबका फायदा हो, उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं और उन पर साइन किया जाता है, उनको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब सबकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे आपस में हो गई है और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए। ठीक है, उसको MOU बोलते हैं, MOU। आप जब कोई भी ट्रीटी देखेंगे तो उसमें इस शब्द को बहुत ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, किसी भी ट्रीटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले MOU साइन होते हैं। ठीक है, तो जो 23 कंट्री हैं, इन्होंने 2014 में एक MOU साइन कर लिया कि हमको AIIB नाम से एक बैंक बनाना है। ठीक है, फिर 2015 में चाइना ने इंडिया से बात की कि आप भी इस ग्रुप का मेंबर बन जाओ, आप भी इस बैंक का मेंबर बन जाओ। ठीक है, कि अब आप भी इस ग्रुप का मेंबर बन जाओ, आप भी एक डेवलपिंग कंट्री, तो आप डेवलपिंग कंट्री हो, आपको भी इस बैंक की जरूरत पड़ेगी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर हम बात करें चाइना
और इंडिया के बीच में रिलेशन तो अच्छे है नहीं, पर फिर भी चाइना ने इंडिया से पूछा। ऐसा क्यों? देखिए, चाहे चाइना माने ना माने, ठीक है, चाहे चाइना और इंडिया के बीच में कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन ये बात चाइना भी जानता है, भले ऑफिशियली ना माने, सबके सामने ना माने, लेकिन चाइना भी ये बात जानता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, इस एशिया रीजन में, जो एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत बड़ी पावर है, और ग्लोबली भी एक बहुत डेवलपिंग कंट्री, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है ये कंट्री। तो इसको चाइना भी अवॉइड नहीं कर सकता इंडिया को, ठीक है। और अगर चाइना कोई ग्रुप बना रहा है, कोई जैसे बैंक बनाया और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर अगर वो खाली इंडिया को फोकस, मतलब इंडिया के काउंटर करने के लिए ना हो, और किसी मतलब जैसे इसमें एशिया रीजन को प्रोग्रेस कराने के लिए इसको बनाया गया है, जो एशिया रीजन की कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इंडिया की इसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इंडिया उसका मेंबर होगी ग्रुप की, जैसे इस बैंक की मेंबर है इंडिया, ठीक है। तो उस ग्रुप को और ज्यादा पावर मिलेगी, उस ग्रुप को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उसकी जो वैलिडेशन है और ज्यादा होगी, और कंट्री उसको और ज्यादा मानेंगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, राइजिंग पावर है, और चाइना भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, भी बहुत बड़ी राइजिंग पावर है, ठीक है। तो इसलिए चाइना जो है वो इंडिया को, भले कितनी भी इनके मसले मसाइल चल रहे हो बीच में, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन इंडिया को चाइना भी अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2015 में चाइना ने इंडिया से पूछा कि आप भी इस ग्रुप का इस बैंक का मेंबर बन जाओ, हमें बैंक बना रहे हैं, और फिर इंडिया एग्री हो गया, और फिर 2015 में इन कंट्रीज ने ट्रीटी साइन कर ली, और फिर 2016 में बैंक बन के तैयार हो गया, उसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि AIIB क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मिशन है टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया, ठीक है। दूसरा, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी जो इसकी साइन हुई थी वो 2015 में हुई थी, और उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 2016 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। इसको क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इतने सारे पहले से बैंक है, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट, इसको इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो वो वाले ग्लोबल बैंक्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, इनमें जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो इसलिए एक बैंक बनाया गया जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की डोमिनेशन हो, और उनको उन कंट्रीज से कभी भी लोन लेने के लिए बात ना करनी पड़े, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडिया भी इसका मेंबर है, तो जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनमें इंडिया भी एक है, ठीक है ना, चाइना भी है और इंडिया भी एक है, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया। 2009 में चाइना ने सबसे पहले बात स्टार्ट की, 2013 में ऑफिशियल प्रपोजल दिया इंडोनेशिया में, 2014 में 23 कंट्रीज ने एक MOU साइन किया इस बैंक को बनाने के लिए, फिर 2015 में इंडिया को भी चाइना ने इंडिया को भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 2015 में फिर मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन हुई और 2016 में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। अब हम देखते हैं इसके प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली इसके टोटल 105 मेंबर हैं, ठीक है। अब 105 मेंबर है इसके, ठीक है। 105 मेंबर का मतलब है एशिया से बाहर भी मेंबर होंगे, भले ही इसका फोकस एरिया एशिया है, लेकिन इसका दूसरा फोकस एरिया डेवलपिंग कंट्रीज भी है। तो ऐसा तो है नहीं डेवलपिंग कंट्रीज खाली एशिया में ही है, और जगह भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी भी तो हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसलिए इस ग्रुप ने जो अपना एरिया है, जो हेल्प करने के लिए इसका एरिया है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उसको ब्रॉड कर लिया, उसको बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो और भी जो कॉन्टिनेंट की डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी मेंबर बनाया इसका, इस बैंक का, ठीक है। तो इसके टोटल 105 मेंबर्स हैं। 105 में 42 जो मेंबर्स हैं वो एशिया से आते हैं, 26 जो मेंबर्स हैं वो यूरोप से आते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट आपका, 20 मेंबर्स जो है आपके अफ्रीका से आते हैं, 8 मेंबर्स आपके ओशियाना कॉन्टिनेंट से आते हैं। ओशियाना कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? ओशियाना कॉन्टिनेंट होता है जो आपका नीचे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास जो और छोटे छोटे टापू वाली कंट्रीज है, आइलैंड वाली कंट्रीज है, वो, ठीक है, वहां से 8 आते हैं। उस जो कॉन्टिनेंट है उसको ओशियाना कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जहां पे इंडिया आता है, 42 मेंबर्स हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट जहां पे फ्रांस और आपका UK वगैरह आते हैं, वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहां से 26 मेंबर्स हैं। फिर 20 मेंबर अफ्रीका से हैं। अफ्रीका में जहां पे साउथ अफ्रीका आता है, मोजम्बिक आता है, आपका मोरक्को आता है, ठीक है, वहां पे इजिप्ट आता है, वहां से 20 मेंबर है अफ्रीका से। 8 मेंबर ओशियाना से हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आता है, वो ओशियाना कॉन्टिनेंट है। फिर साउथ अमेरिका से 8 मेंबर्स आते हैं। साउथ अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका में जैसे आते हैं आपके कोलंबिया आता है, पेरू आता है, वेनेजुएला आता है, ब्राजील आता है, ये सब कंट्रीज आती है वहां पे।
तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां से 8 कंट्रीज है, और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां से एक कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वो वाला कॉन्टिनेंट है जहां पर कनाडा, यूएस, मैक्सिको वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वहां से खाली एक ही कंट्री है। तो ये आप देखेंगे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब कॉन्टिनेंट से कंट्री है इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बैंक में सब ग्रुप सब कॉन्टिनेंट से कंट्रीज आ रही है। ठीक है, तो टोटल 105 मेंबर्स हैं और सब कॉन्टिनेंट से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशियाना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब कॉन्टिनेंट से इस ग्रुप में मेंबर्स हैं, इस बैंक के मेंबर्स हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ग्लोबली ये बैंक फैला हुआ है, कितना इसका एरिया कितना बड़ा हुआ है, कितनी ये मतलब कितने सारे लोग इसके मेंबर हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा वर्ल्ड ही इसके साथ है, काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके एजेंडा क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, क्या इसका काम है, ये किस किस चीज पर फोकस करेगा। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएटिंग वेल्थ एंड आर्गुमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन एशिया बाय इन्वेस्टिंग। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि सबके यहाँ अच्छे से बिना किसी परेशानी के डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका ट्रेड अच्छे से बढ़े, इकोनॉमिकली अच्छे से डेवलप करे। क्रिएटिंग वेल्थ, ये जो बैंक है अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाए, वेल्थ का मतलब पैसा क्रिएट कर पाए, पैसा बना पाए। अब पैसा होगा जब भी तो किसी और की मदद करेगा ना, अब पैसा ही नहीं होगा, खुद के पास भी तो पैसा होगा जब भी तो दूसरे को देगा ना, इन्वेस्ट करेगा किसी के यहाँ किसी प्रोजेक्ट में। अब जैसे अगर आप लोग सोच रहे हो जैसे इसका नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है इसका नाम, बैंक आ रहा है इसके नाम में, तो ये ऐसा बैंक नहीं होता जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक होता है कि आप जाके अकाउंट खुलवा लो, अपने पैसे जमा करा लो। ये ऐसे बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, ग्लोबल बैंक्स। इनका काम खाली जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराना होता है कि जब किसी कंट्री को अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, किसी कंट्री के पास मान लीजिए इंडिया है, उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ पैसे तो उसके पास हैं, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, जैसे मान लीजिए $10 बिलियन चाहिए इंडिया को, यूएस डॉलर। अब इंडिया के पास $5 बिलियन तो है, बाकी का कहाँ से लाए, किसी कंट्री से लिया जाए या कहाँ से लिया जाए। तो अगर इंडिया को वो चाहिए बाकी का $5 बिलियन, तो ऐसे बैंक से ले सकता है, ऐसे बैंक प्रोवाइड करते हैं आपको कंट्री को। ठीक है, इनको सॉफ्ट लोन कहते हैं। सॉफ्ट लोन मतलब कि इनके जो इंटरेस्ट होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनका जो जमा करने का, वापस करने का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज्यादा होता है, 15, 20, 25 साल तक होता है। ठीक है, तो बड़े आराम से वो कंट्री उसको लोन को वापस चुका सकती है, और इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है तो ज्यादा पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट वाला। तो ऐसा इन बैंक का काम होता है। अब इन बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये बैंक पैसे प्रोवाइड तो ऐसे ऐसे कर रही है किसी कंट्री को, ऐसे अगर किसी को जरूरत है तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इनके पास आते भी तो कहीं से होंगे पैसे, जो भी तो प्रोवाइड करेंगे। कहाँ से आते हैं पैसे, तो इनके पास पैसे कैसे आते हैं, ये लोग अपने बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बॉन्ड इशू करना क्या होता है, जब मैंने आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे नहीं सॉरी मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया था कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना है और इतना है, इतना नहीं है। ठीक है, जब मैंने वो बताया था आपको, तो जब मैंने बताया था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोई कंट्री या जैसे ये बैंक है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ये अपने बॉन्ड इशू करती है कि हम अपने इतने बॉन्ड इशू कर रहे हैं, एक बॉन्ड हमारा इतने पैसे का है, और जो खरीदना चाहता है खरीद लो और इतने पैसे हमको दे दो। ठीक है, अब अगर बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, बहुत रेपुटेटेड बैंक होगा, बहुत रेपुटेटेड कंट्री होगी, तो सब उसका वो चाहेंगे, क्योंकि सब उससे वो बॉन्ड खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई कि हमने उसके बॉन्ड ले लिए, उसको पैसे दे दिए, तो हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, उस बैंक के पास या उस कंट्री के पास, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से पैसे बढ़ते रहेंगे, और जब जितने साल के लिए वो बॉन्ड हमने उस कंट्री ने हमको दिए होंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो पैसे हमको वापस कर देगी विद इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही ये लोग बॉन्ड इशू, ये वाले बैंक जो होते हैं पैसे कमाते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। किसी कंट्री ने खरीद लिया, किसी आदमी ने खरीद लिए, बहुत कम, क्योंकि इनकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि ग्लोबली इतना काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इतने सारे इसके मेंबर हैं, तो इसका मतलब इसकी रेपुटेशन अच्छी है जब इतने सारे इसके मेंबर हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए लोगों को भी पता है कि उनका पैसा कहीं डूबने वाला तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कल कोई बैंक छोड़ के भाग जाएगा, तो इसलिए वो उनके बॉन्ड लेके उनको पैसे देते हैं, जो भी इंटरेस्ट, क्योंकि इनकी रेपुटेशन अच्छी है तो इंटरेस्ट भी ये बैंक अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 2, 3, 4% का, छोटा छोटा जितना चाहे, क्योंकि जितना भी है जो पैसे उनको देगा उसका तो फायदा ही है ना, वरना कहीं और खर्च करने से अच्छा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। तो उसने इन्वेस्ट कर दिए इनके यहाँ पे पैसे, बैंक को पैसे मिल गए, और बैंक से सबको प्रोवाइड करता रहेगा जिसको करना है उसे। ठीक है ना,
इस तरह से ये बैंक पैसे कमाते हैं। तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सब जगह जो भी एरिया है। क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ अच्छे से क्रिएट कर पाए ये बैंक। आर्ग्यूमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन एशिया बाय इन्वेस्टिंग, और जो ये एशिया रीजन है वहां पे इन्वेस्ट कर सके ये जो बैंक है, और जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से बन सके, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी कनेक्टिविटी होगी जब भी तो ट्रेड अच्छा होगा। मान लीजिए हमने कुछ किसी कंट्री से मंगाया है और वो कंट्री के यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जो सामान 5 दिन में आना चाहिए था वो 20-20, 25-25 दिन में आ रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी खराब होती है, इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। कोई सामान कहीं से चला और जो एंड प्रोसेस, जो एंड आदमी है वहां तक पहुंचा, इस पूरे प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, एक जो अगर टेक्निकल टर्म बोले तो एक लॉजिस्टिक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे उन सब में इन्वेस्ट कर सके ये बैंक, जो एशिया रीजन है वहां पे, ताकि वो अच्छे से बन सके, अच्छे से उनमें काम हो सके। तो क्या है इसका वो ऑब्जेक्टिव, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके रीजन में, वेल्थ अच्छे से क्रिएट हो सके रीजन में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें ये बैंक इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो प्रोजेक्ट अच्छे से बन सके और अच्छे से अपना काम कर सके। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, enhancing investment in private and public capital for development purposes। ठीक है, और थोड़ा छोटा है, मैं आप बोल रहा हूं, उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिख ना रहा हो ठीक से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इनहेंसिंग, इनहेंसिंग मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर होगा, ठीक है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल होगी उसमें इन्वेस्टमेंट करना, जो भी प्राइवेट काम हो रहा हो, कोई प्राइवेट आदमी अपनी कंपनी बना रहा हो ऐसे किसी कंट्री में, या तो फिर कुछ पब्लिक काम हो रहा हो, पब्लिक मतलब कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही हो उसको पब्लिक बोलेंगे। ठीक है, तो कोई पब्लिक या प्राइवेट जो काम हो रहा है उसमें जो है ये इन्वेस्टमेंट कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ये भी एक बैंक का काम है। कोई पब्लिक और प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है अपनी कंट्री में या अपने रीजन में, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है ये दे सके ज्यादा से ज्यादा, ये भी इसका काम है बैंक का। ठीक है, तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव, कॉपरेशन टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस बाय वर्किंग विद अदर बायलैटरल मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे लेबर को लेके प्रॉब्लम हो, जगह को लेके प्रॉब्लम हो, इन्वेस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम हो, या किसी और चीज को लेके प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम आएगी, उन सब चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। एड्रेस मतलब उन सबको पहचान सके, उन सबको देख सके, उन सब पे काम कर सके। ठीक है, उन सब पे ध्यान दे सके। ठीक है, और फिर कॉपरेशन के द्वारा, मतलब कॉपरेट करके जो अदर मल्टीलेटरल और बायलेटरल और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे कोई पहले से काम कर रहा है उसमें, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस है किसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को इस एरिया में पहले से काम करने में, तो उसके साथ कॉपरेट कर सके, उसके साथ कॉपरेट करके देख सके कि इस रीजन में, जैसे मान लीजिए एशिया रीजन है, एशिया में कुछ काम चल रहा है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट वाला जो है इसमें कुछ काम चल रहा है, तो यहाँ पे और भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बायलेटरल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके साथ कॉपरेट करके देख सके कि जिस रीजन में उसमें काम कर रखा होगा, जैसे बायलेटरल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक रीजन में काम कर रखा है, इंडिया के रीजन में मान लीजिए काम कर रखा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान इस वाले रीजन में, और आपका बांग्लादेश से, और नीचे आपका श्रीलंका नेपाल, ये सब जो है इस वाले एरिया में काम कर रखा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, तो ये जो बैंक है ये उनके साथ काम कोऑपरेट करेगा, उनके साथ बातचीत करेगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और फिर उनको साथ मिलकर दोनों सॉल्व कर सके, जो प्रॉब्लम ना आए उससे पहले उस पर काम कर सके, पहले से पहले उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये भी इस बैंक का एक वो है, आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूजिंग रिसोर्सेज फॉर फंडिंग डेवलपमेंट इन रीजन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स दैट विल बी कंट्रीब्यूट टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन। अगर आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा छोटा हो गया है एक्चुअली, तो मैं आपको जो बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज फॉर फंडिंग डेवलपमेंट इन द रीजन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स दैट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इस बैंक के पास जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे पैसा इन्वेस्ट करना हो, ये एक रिसोर्स है, या किसी और चीज में उस कंट्री की या उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प कर सके, ये जो बैंक है
ठीक है, अपने सारे रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड कर सके, जो भी काम चल रहा है, तो कोई कंट्री जो भी काम कर रही है, ठीक है, उसको सारे अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, फंडिंग के लिए या किसी और चीज के लिए फंडिंग करनी हो, फंडिंग मतलब पैसे देने हो, फंड करना हो उसको, इन्वेस्टमेंट फंडिंग एक ही बात होती है, ठीक है, तो फंडिंग करना हो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो जो रीजन है, जैसे यहाँ पे एशिया रीजन की बात हो रही है, तो जो रीजन है उसमें बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बैलेंस्ड मतलब अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जिससे नुकसान भी ज्यादा ना हो और प्रोग्रेस भी ज्यादा हो सके, ऐसे बैलेंस हो सके, ठीक है, तो बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपने इनपुट्स देना, ऐसे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना, उसकी जो भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन उस काम को कर रही है उसकी हेल्प करना अपने सारे रिसोर्सेज का, चाहे वो फंडिंग हो चाहे कुछ और हो, किसी और तरीके से हेल्प कर सके। तो ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन द रीजन, क्रिएटिंग वेल्थ इन द रीजन, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं एशिया रीजन में, एशिया रीजन, जब भी मैं रीजन बोलूंगा तो एशिया की ही बात होगी, ठीक है, तो जो एशिया रीजन है वहां पे इन्वेस्ट करके उन प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छे काम करने के लिए इंकरेज कर सके, पैसे ज्यादा अगर ये अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे उस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। सेकंड, एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट एंड पब्लिक कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनमें उनको भी अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, cooperation to address development challenges by working with other bilateral and multilateral development institutions, जो और मल्टीलेटरल और बायलेटरल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो उस रीजन में काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा या क्या प्रॉब्लम आती है, जो भी डेवलपमेंट में चैलेंजेस आते हैं वो सब उनसे बात करके, उनसे कोऑपरेट करके उनको पहचानना और उन पे काम करना, उनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करना फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस इन द रीजन, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना जो बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ दे इन द रीजन, जो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ दे जो रीजन है उसमें, ठीक है। तो ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर एंड वोटिंग राइट्स। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके शेयर होल्डर कौन कौन है और कितने कितने परसेंट उसको शेयर को होल्ड करते हैं, और वोटिंग राइट किसके पास है, मतलब कैसे कैसे वोटिंग होगी। कोई जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, इंडिया को कोई प्रोजेक्ट के लिए अपने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बैंक से, तो जो कंट्रीज हैं वो आपस में वोट करेंगे, जब भी तो फैसला होगा ना। तो अगर मान लीजिए ज्यादा वोट आई कि इसको हमें फंड करना चाहिए प्रोजेक्ट को, तो इंडिया को फंडिंग मिल जाएगी, नहीं आई तो नहीं मिलेगी फंडिंग, ठीक है। तो वोटिंग इसलिए यूज होती है, वरना ऐसे ही तो होगा नहीं, बस इंडिया ने जाके मांगा पैसे और उन्होंने दे दिए इंडिया को पैसे, या किसी भी कंट्री ने मांगा और जहर से पैसे दे दिए उन्होंने निकाल के, ऐसा तो होगा नहीं। सब कंट्रीज में आपस में बात होगी, मीटिंग्स होगी, सब आपस में बात करेंगे, जब भी उसके बाद जो है वो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा शेयर किसका है? चाइना का। चाइना का इस बैंक में 26.61% प्रोजेक्ट वो है, शेयर है। जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना का ही ये प्रपोजल था, चाइना ही है जिसने इसका आइडिया दिया था, इस पर काम किया था, और चाइना के पास ही सबसे ज्यादा आपका इन्वेस्ट वो है, शेयर है इस बैंक का। इंडिया जो है उसके पास सेकंड नंबर पे है 77.6%, ठीक है। फिर रशिया है उसके पास थर्ड नंबर पे 6.01%, फिर जर्मनी के पास है जो है 4.2%। तो ये 4 सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं इस बैंक के। सबसे पहले चाइना जिसके पास 26.61% है, फिर इंडिया 7.6%, रशिया जिसकी 6.01% और जर्मनी 4.2%। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एशिया की डोमिनेंस मिलेगी। यहाँ पे अगर मेंबर्स की बात करूं 42 एशिया के मेंबर है, तो यहाँ पे एशिया की डोमिनेंस है। इस बैंक के नाम को ही देखें, वहां पे एशिया की डोमिनेंस है। जो इसका मिशन है वहां पे देखें, वहां भी एशिया की डोमिनेंस है। और यहाँ देखेंगे चाइना, इंडिया, रशिया तीनों एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं, तो यहाँ भी शेयर होल्डिंग में भी एशिया जो कंट्री है, एशिया की कंट्री है, उनकी डोमिनेंस है, ठीक है। फिर अगर वोटिंग राइट्स की बात करें तो जो 75% ऑफ वोटिंग पावर है ना, वो होल्ड करते हैं एशियन कंट्रीज यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो एशियन कंट्रीज हैं उन्हीं की यहाँ पे पावर है, वोटिंग पावर जो है सबसे ज्यादा 75% वोटिंग पावर है वो करते हैं, ठीक है, पावर होल्ड करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी एशिया जो कंट्रीज है उन्हीं की डोमिनेंस है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग में देखें सबसे ज्यादा चाइना के पास है, फिर इंडिया के पास है, रशिया के पास है, फिर जर्मनी के पास है। और जो पहली 3 कंट्रीज हैं, ये टॉप 3 कंट्रीज जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं वो एशिया के हैं, तो ये एशिया की डोमिनेंस दिखाता है। और जो अगर वोटिंग पावर की बात करें तो 75% जो वोटिंग पावर है ना, वो एशियन कंट्रीज यहाँ पे वो करती हैं, होल्ड करती है, ठीक है।
तो ये सबसे पता चलता है कि यहाँ पे एशिया की ही सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, जो एशिया वाली कंट्रीज है उनकी। अब हम जानते हैं कि कुछ अकम्पलिशमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ग्रुप की, इस बैंक की, कि ये ग्रुप पिछले 6-7 साल से बना हुआ है, काम कर रहा है, तो इसने क्या क्या अभी तक अकम्पलिश किया है, क्या क्या अचीव किया है इस ग्रुप ने, ठीक है, क्या क्या पाया है, जो ये चाहता था क्या क्या उसने किया है, ठीक है। तो पहला है बूमिंग ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप। जो वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप है वो बहुत ज्यादा बूम हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा उसमें लोग ऐड हो गए हैं। तो अगर हम देखें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जब ये ग्रुप फाउंड हुआ था 2016 में बना था, 2015 में डील साइन हुई और 2016 में जब ये ग्रुप इसने अपना काम करना शुरू किया तो इसके खाली 57 मेंबर्स थे, और अब कितने हैं, 105 मेंबर। मैंने आपको बताया यहाँ ये सब कॉन्टिनेंट से इसमें मेंबर है, तो अब इसके 105 मेंबर है, तो बहुत ज्यादा ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए, 50 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए, 50 के आसपास ही जुड़ गए लोग इसमें, ठीक है। तो जो है इतने सारे मेंबर्स में और ज्यादा ऐड हो गए, मतलब ये ग्रुप कुछ तो अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से इसमें मेंबर आना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कॉन्टिनेंट से मेंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है। भले ही ये ग्रुप एशिया पे फोकस करना चाहता था, एशिया रीजन पर, अब सारे कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में जुड़ रहे हैं, तो अभी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ये सब पूरे वर्ल्ड में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है सबके लिए काम कर रहा है। तो ये इसकी एक अचीवमेंट है कि इतने सारे मेंबर इसमें जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी अचीवमेंट की बात करें, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग बाय 3 मेजर रेटिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहले हम जानते हैं रेटिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। रेटिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मान लीजिए ये बैंक है आपका, AIIB बैंक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या कोई और बैंक है जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। ये सब काम कर रहे हैं, तो इनके काम के हिसाब से, ठीक है, इनकी रेपुटेशन के हिसाब से, इनकी रेपुटेशन बनती कैसे होगी, तो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग रेटिंग कंपनीज हैं, उनका काम क्या है, वो इनका जो पिछले इन्होंने काम किया है या आगे क्या काम कर सकते हैं या प्रेजेंटली क्या काम कर रहे हैं, पूरी इनकी प्रोग्रेस को देख के, पूरी इनकी टाइमलाइन को देख के बताते हैं कि ये फ्यूचर में कितना अच्छा काम करेगी, कितना अच्छा से ग्रोथ करेगी, ठीक है। ये सब चीज बताते हैं, ये अलग अलग रेटिंग देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे से कुछ खरीद रहे हैं, तो हम कैसे खरीदते हैं, पहले उसकी रेटिंग देखते हैं, लोगों ने क्या रेटिंग दे रखी है, उस हिसाब से खरीदते हैं ना, ज्यादा अच्छी रेटिंग है तो खरीद लेते हैं हम उस चीज को, ठीक है। तो उसी तरह ये है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बैंक की, वहीं इतने लोग वहां पे जाना चाहेंगे, इतने लोग वहां के मेंबर बनना चाहेंगे, इतने लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट, जैसे ये अपने बॉन्ड इशू करेगा और रेटिंग इस बैंक की अच्छी है तो इतने ही लोग वहां से इनके बॉन्ड खरीद के वहां पैसे देना चाहेंगे, इतनी ही कंट्रीज जो है वहां से लोन लेना चाहेंगी, वहां से इन्वेस्टमेंट कराना चाहेंगी, क्योंकि इतना ही स्टेबल वो बैंक होगा। ऐसे नहीं है कि बस एकदम से इसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, एक अपने मिनिमल इंटरेस्ट रेट रखेगा, क्योंकि कहीं भाग तो रहा नहीं है ये बैंक, ठीक है। तो इस बैंक को बहुत हाईएस्ट रेटिंग मिल रही है, जो मेजर 3 रेटिंग इंस्टीट्यूशन है ना, जो 3 बड़े बड़े मेजर जो इंस्टीट्यूशन है, रेटिंग इंस्टीट्यूशन, उसने बहुत हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दे रखी है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो कौन कौन सी एजेंसीज है वो, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है वो जिन्होंने इसको रेटिंग दी है, जो टॉप 3 में आते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, पहला आपका ये है रेटिंग इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। दूसरा है आपका मूडीज। मूडीज का तो आपने नाम भी सुना होगा, एज न्यूज में आता रहता है कि मूडीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को दी। मूडीज जो है वो कंट्रीज को भी रेटिंग करता है कि इनकी प्रोग्रेस कैसे होगी, इनकी ग्रोथ कैसे होगी, इनकी जो वो है आपकी इकोनॉमी है वो कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे कर रही है, ठीक है, मूडीज। तीसरा है आपका फिच। फिच के बारे में आपने सुना होगा, इसका भी आए दिन आता रहता है, अब उसमें क्या बोलते हैं उसको, आपको आपके न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये 3 है आपकी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, रेटिंग इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। इसने जो है रेटिंग क्या दे रखी है AIIB बैंक को, इसको दे रखी है इन्होंने AA रेटिंग, ये इनकी टॉप रेटिंग है AA रेटिंग, जो इसको इस बैंक को AIIB जो बैंक है इसको दे रखी है। इन जो ये टॉप अपने फील्ड में टॉप रेटिंग एजेंसीज है, जो इनका रेटिंग बनने वाला फील्ड है उसमें एक टॉप रेटिंग एजेंसीज है तीनों, इन्होंने इसको जो इनकी टॉप रेटिंग है AAA वो इसको दे रखी है। सिंस 2017 से लगातार उसको एक टॉप रेटिंग मिल रही है। अगर टॉप रेटिंग मिल रही है तो अच्छे से ये काम कर पाएगी, इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और लोग इसका मेंबर बनना चाहेंगे और लोग इसको पैसे देना चाहेंगे, इसके बॉन्ड खरीदेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, अच्छा प्रोग्रेस होगी उनकी, और ये अच्छे से और कंट्रीज को फोकस कर पाएगा और कंट्रीज की हेल्प कर पाएगा। जिस कंट्री को हेल्प चाहिए, इसकी रेपुटेशन अच्छी है तो इसी के पास आएगी ज्यादा। तो ये इसकी एक अचीवमेंट हो गई। तीसरी इसकी अचीवमेंट क्या है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस
इन यूएन इन 2018। तो 2018 में इस ऑर्गेनाइजेशन को, एआईआईबी को, परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया था यूनाइटेड नेशन में। यूएन मतलब है ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन है, वहां के जो आपकी यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या और जो उसकी बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग बॉडीज हैं, वहां पे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबर मिला है। ये जब भी उनकी कोई मीटिंग है वहां पे एज अ ऑब्जर्वर मेंबर जाती है, जैसे सब कंट्री बैठी होती है और बड़ी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे बैठी होती है, ऐसे ये भी वहां पे अपने बैठ के इनपुट्स ले सकता है, इनपुट्स दे सकता है, अपने वहां से इनपुट्स ले सकता है, अपने इनपुट्स दे सकता है। तो वहां पे बैठने के लिए भी, यूएन में बैठने के लिए भी वहां पे इतनी बड़ी बड़ी सब कंट्री बैठती है, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बैठते हैं, तो वहां पे बैठने के लिए भी आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर बताया इसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है, इतने सारे इसके मेंबर बढ़ गए, इसको इतनी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिल रही है, तो इसको परमानेंट जो ऑब्जर्वर का स्टेटस है वो भी मिल चुका है 2018 में यूएन के लिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं। क्या क्या? बूमिंग ग्रोथ इन द वर्ल्ड वाइड मेंबर, ये फाउंड हुआ था 2016 में, जब 57 मेंबर थे, अब 105 मेंबर है। दूसरा, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिल रही है इसको 2017 के बाद से। जो 3 टॉप आपकी रेटिंग एजेंसीज है उनसे, कौन कौन सी एजेंसी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिच, यहाँ से जो इनकी टॉप रेटिंग है ना, ए वाली, ये रेटिंग इसको मिल रही है लगातार 2017 से। और जो इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है 2018 में यूएन का, ठीक है। जो भी यूएन की बॉडीज हैं, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जैसी यूएन की बॉडी है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, उसका मिला हुआ है, या कोई भी और उसकी बॉडी है, यूएन की अलग अलग बॉडी है जैसे, तो उनमें इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड एआईआईबी। तो इंडिया के लिए इसकी क्या वो है? इंडिया इसका मेंबर तो है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंडिया इसके लिए कुछ कर रहा हो, ये इंडिया के लिए कुछ कर रहा हो, ऐसा भी तो होगा। इंडिया इतना बड़ा इसका शेयर होल्डर है, ठीक है, सेकंड नंबर का शेयर होल्डर है, इसका मेंबर है। एशिया में, एशिया जिस रीजन पे फोकस करता है, एशिया उस रीजन का इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है उस रीजन की, रीजनल पावर है उसकी। तो इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए क्या काम कर रहा है? तो पहला है, इंडिया हैज रिसीव्ड मोर लोन्स देन एनी अदर कंट्री। इंडिया जो है यहाँ से सबसे बड़ा फायदा मतलब सबसे ज्यादा फायदा लेने वाली कंट्री है, पूरी जितनी भी इसके मेंबर है 105 के 105। इंडिया ने जो है अब तक सबसे ज्यादा लोन यहाँ से लिए, सबसे ज्यादा अपने प्रोजेक्ट इन्वेस्टेड कराए यहाँ से, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो इन्वेस्ट किए हैं ना एआईआईबी ने किसी कंट्री के, वो कंट्री इंडिया है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया यहाँ से इन्वेस्ट कराएगा उतने ज्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, किसी और फील्ड का प्रोजेक्ट हो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट कर देगा जितने ज्यादा प्रोजेक्ट में एआईआईबी, उतने ज्यादा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बनेंगे, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी इंडिया में, ठीक है। आप देख ही रहे हो इतने सारे, जहां भी जाते हो रोड बन रही है, कहीं भी चले जाओ कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई स्मार्ट सिटी बन रही है, गुजरात में कुछ ना कुछ बन ही रहा है इंडिया में, कोई आपका वो बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बन रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें बनी रही हैं इंडिया में। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, कोई रोडवे बन रहा है, कोई रेलवे बन रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ये है, जो ये एआईआईबी है इसका, यहाँ से सबसे ज्यादा लोन जो है, सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट यहाँ से इन्वेस्ट हुए हैं वो इंडिया के हुए हैं, सबसे ज्यादा जो अप्रूव्ड हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिया के हुए हैं किसी और कंट्री के कंपेयर में। दूसरा, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर चाइना। जो इंडिया का शेयर होल्डर है, मैंने जो इंडिया के शेयर है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो शेयर होल्डर वाला पॉइंट था, कि जो चाइना है उसके पास सबसे ज्यादा है 26.61, और दूसरे नंबर पे इंडिया के आते हैं 7.6%, ठीक है। तो जो इंडिया है वो सेकंड शेयर होल्डर है, इसका भी फायदा बहुत उठा सकता है इंडिया। इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाएगा इसमें, क्योंकि इंडिया सेकंड शेयर होल्डर है, ऊपर चाइना है, तो इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा सकता है, ठीक है। जो इंडिया चाहता है उसके ऊपर काम भी करवा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा सकता है, क्योंकि इंडिया और कंट्री की हेल्प करेगा, इतना बड़ा शेयर होल्डर है, इतनी बड़ी रीजनल पावर है, तो और कंट्री की भी इंडिया हेल्प करेगा। तो उसी लिए अगर अपने प्रोजेक्ट इंडिया को इन्वेस्ट कराने, अपने प्रोजेक्ट अप्रूव कराने हैं, तो उन कंट्रीज की वोटिंग ले सकता है इंडिया, ठीक है। वोटिंग ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो इंडिया के प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा अप्रूव्ड होंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कर देते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना फर्स्ट है और फिर इंडिया है। फिर इसका थर्ड पॉइंट, एआईआईबी फंडेड 28 प्रोजेक्ट
मैंने आपको बताया एआईबी ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है इंडिया के फंड किए हुए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। तो अब तक इंडिया ने सिंस दिसंबर 2021 तक, टिल दिसंबर 2021 तक, 2021 में जो दिसंबर था, मतलब एक साल पहले, जब तक 28 प्रोजेक्ट को इन्होंने अप्रूव कर दिया था फंडिंग के लिए। 28 प्रोजेक्ट को इन्होंने फंडिंग दे दी थी। तो कितने पैसे की फंडिंग थी? $6.75 बिलियन, ये यूएस डॉलर की बात हो रही है। 6.75 बिलियन, इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट इंडिया को इन्होंने दी है अभी तक 28 प्रोजेक्ट में, दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जो अप्रूव किए हैं इसने, जो अप्रूव किए हुए हैं इसने। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? प्रोजेक्ट हैं आपके नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, इंडिया कॉरिडोर्स बनाएगा, जहां से जो भी आपका लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, इंडिया ऐसे कॉरिडोर बनाएगा जहां से बिना किसी परेशानी के जो भी हमारी चीज शिपिंग वहां जानी है, पोर्ट्स पे जानी है, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट से पोर्ट्स पे जानी है, ताकि वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो सके, तो वहां पे खाली वही वाहन चलेंगे जो उस सामान को लेके जा रहे होंगे, इससे इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी ट्रेडिंग में, और इंडिया के लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे आपके ट्रेडिंग वाले एरिया में। क्योंकि अगर वहां पे कोई और वाहन नहीं चलेगा, खाली वही वाहन चलेगा, जैसे कोई कंपनी है, वो है आपकी यूपी में, ठीक है, या दिल्ली में, चलिए दिल्ली में मान लीजिए, सेंटर पड़ेगा एकदम, दिल्ली में मान लीजिए, सबको लोकेशन पता है दिल्ली की। दिल्ली में कोई कंपनी है हमारी, और उसको जाना है गुजरात के जो पोर्ट है वहां तक जाना है अपने सामान को लेके, और वहां से वो सामान यूएस जाएगा। तो अगर हम वैसे नॉर्मल रूट से लेके जाएं सामान को, वहां से आपका दिल्ली से और वहां तक बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर नॉर्मल रेलवे रोड से रेलवे से भी लेके जाएं, तो वहां पे बहुत सारी रेल चलती हैं, बहुत सारी गाड़ी चलती हैं, बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। तो ये जो कॉरिडोर है, इसमें रोडवेज और रेलवेज दोनों चीज बिल्कुल अलग बन जाएंगी, बिल्कुल अलग, जहां पे कोई कमर्शियल व्हीकल, कोई कमर्शियल ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है, जहां पे खाली ये जो ट्रेडिंग वाली है, जो सामान लेके जाएंगी, वही वाली ट्रेन और वही वाली गाड़ी चलेंगी उस कॉरिडोर पे। ठीक है, और वो सीधे वहां तक जो भी आपका कंपनी है वहां से, और सीधे गुजरात के पोर्ट तक आराम से लेके जाएगा। इससे समय कम लगेगा, तो सामान की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे लॉजिस्टिक इंप्रूव होंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो इसने फंडिंग के लिए अप्रूव किया है। दूसरा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये भी एक कॉरिडोर है, एक रेल कॉरिडोर है। ये खाली रेलवेज के लिए है। ये जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड ट्रेन जो बनेगी, हाई स्पीड ट्रेन जो उसका जो कॉरिडोर बनेगा, जो पटरी बिछेगी, उसके लिए है प्रोजेक्ट, ताकि अच्छे से अच्छे ये भी जो है, जितना ये हाई स्पीड रेलवे बनेगी और इसमें अच्छे से काम हो पाएगा, लोग अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि हाई स्पीड रेलवे है। सेकेंड, बेंगलोर और चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। जो बेंगलोर में और चेन्नई में मेट्रो बनेगी ना, ठीक है, जो मेट्रो की लाइन बिछेंगी, जो भी मेट्रो वहां चलेगी, वो जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग जो है आपकी AIIB से आएगी। ये बैंक इसको फंड कर रहा है प्रोजेक्ट को। मेट्रो के एडवांटेज जो दिल्ली में रहते हैं, NCR में रहते हैं, और जगह जहाँ मेट्रो है वो लोग जानते हैं, लखनऊ में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, मुंबई में तो नहीं है शायद, जहां भी रहते हैं, अहमदाबाद में, जितने भी जहां पे भी ये मेट्रो हैं, वो लोग जानते हैं मेट्रो के कितने एडवांटेज हैं। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो जो ट्रैफिक है उससे बच सकते हो, पैसे भी कम लगते हैं, फेयर कम होता है, प्राइस कम होता है, ठीक है, टिकट का। तो ये सब जो है फायदे होंगे मेट्रो प्रोजेक्ट के। मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा। तीसरा आपका है भोगमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम जो भोगापुरम में बन रहा है। ये जो आपका वो है एयरपोर्ट है, इसकी जो फंडिंग है ये भी AIIB बैंक ही कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब जो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्केच से बना जाए, स्क्रैच से बनाया जाए।
स्क्रैच से मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बना जाए, बिल्कुल जमीन खरीदी जाए, फिर उस पर उसकी बिल्डिंग बनाई जाए, नींव रख के बिल्डिंग बनाई जाए, फिर उसमें सब कुछ काम हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं ग्रीन फील्ड, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो। और ब्राउन फील्ड कौन से होते हैं प्रोजेक्ट्स? जैसे मान लीजिए कोई मेरी कंपनी है, मुझे दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट करनी है अपनी कंपनी, ठीक है, या मेरे को अपनी वहां पे ब्रांच खोलनी है अपनी कंपनी की, तो वहां पे मैं एक बिल्डिंग खरीदूंगा, उस बिल्डिंग का रेनोवेशन कराऊंगा, उसको ठीक करा के वहां पे वो कर लूंगा, तो अपनी शिफ्ट कर लूंगा, जो भी बनानी है बिल्डिंग, जो भी करना है नया, वो खोलना है ब्रांच या कुछ भी करना है वहां पे, वो कर लूंगा मैं, ठीक है। तो इसको ब्राउन फील्ड कहते हैं कि बिल्डिंग वगैरह पहले से बनी हुई है, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हो, बस मैंने रेनोवेशन कराई और वहां पे शिफ्ट हो गया, इसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, ग्रीन फील्ड जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, और ब्राउन फील्ड जिसमें पहले से हो रहा हो, उसको खाली रिनोवेशन करा के और उसमें चले जाएं। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो यहां से पता चलता है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी है इस ग्रुप में कि अगर कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है ना, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को, तो उसमें भी ये इन्वेस्ट कर रहा है आराम से, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कुछ पता तो है नहीं कि आगे जाकर रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, कुछ फायदा कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी है इस ग्रुप में, इंडिया की डोमेन इतनी है कि ये जो बैंक है उसमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भी इंडिया को हेल्प कर रहा है, इंडिया को फंड कर रहा है। फिर आपका तीसरे इंडिया के लिए बात करें, इंडिया आल्सो अप्रूव्ड AIIB also approved $500 million for COVID-19 emergency response fund and health system preparedness project। तो जो कोविड-19 जब आया था तो इंडिया ने उसके लिए कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड मांगा था, एकदम इमरजेंसी जैसे आया एकदम, तो बहुत सारी चीजें हमने इमरजेंसी में की थी, चाहे वो लॉकडाउन इमरजेंसी में लगाया था या कोई और हेल्थ फैसिलिटी, उसके लिए भी इमरजेंसी अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम हुआ था। तो जो इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड था ना, इमरजेंसी के लिए जो फंड था, उसके लिए जब इंडिया ने मांगा AIIB से, तो इंडिया को वो भी फंड मिला, उसके लिए भी फंड मिला, जो था $500 मिलियन। तो ये US डॉलर की बात हो रही है, $500 मिलियन जो फंड था वो मिला था, वो इमरजेंसी फंड था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए फंड था। और दूसरा था हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए कि आगे ऐसी कोई परेशानी एकदम से आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए कोई, तो अपने हेल्थ सेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोजेक्ट था इंडिया ने जो डिजाइन किया था, ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपने जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर उसको अच्छे से डेवलप करें, अच्छे से प्रिपेयर करें कि आगे कोई परेशानी आए तो उसमें अच्छे से हम झेल सकें, अच्छे से उसमें काम कर सकें। तो इसके लिए जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट मांगी थी वो इंडिया को मिली AIIB से, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए कुछ पॉइंट है, क्या क्या है, ये इंडिया के लिए 4 पॉइंट है। पहला है, इंडिया सबसे ज्यादा लोन लेने वाला, सबसे ज्यादा फंडिंग लेने वाला कंट्री है यहाँ से, ठीक है। सेकंड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट है, चाइना के पास 26.61% शेयर्स हैं और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है जिसके पास 7.6% शेयर्स हैं जिसके। थर्ड, तो ये इंडिया की डोमिनेंस दिखाता है इस ग्रुप में। थर्ड, इंडिया ने अब तक अपने टिल दिसंबर 2021 तक अपने 28 प्रोजेक्ट यहाँ से अप्रूव कराए फंडिंग के लिए, जो अमाउंट यहाँ से इंडिया को मिला है, जो फंडिंग मिली है वो है $6.75 बिलियन, ये US डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो इंडिया ने फंड किए हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे आगे एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं किसी, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको 28 बता दिया। 2022 में भी इंडिया ने कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ से फंड कराए और ये उनमें से कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो AIIB है वो इंडिया की इसने कोविड-19 के इमरजेंसी फंड भी दिया है, इंडिया को इमरजेंसी के लिए फंड भी दिया है, और जो अपने जो हेल्थ सेक्टर है इसको प्रिपेयर करने के लिए, आगे कोई ऐसी परेशानी आए, आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कोविड-19 जैसी कोई पैंडेमिक आ जाए, तो कोई महामारी आ जाए, उसके लिए भी $500 मिलियन दिया है, ठीक है, ये AIIB ने। तो ये इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। अब आगे हम इसकी सिग्निफिकेंस की, चैलेंजेस की और वे फॉरवर्ड, इसके जो इतना इसने काम कर लिया, आगे इसको क्या क्या काम करना है उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को आगे इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे, हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में AIIB की बात कर ली थी और हम आगे अब इसके सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है।
मतलब ये क्या क्या फायदा दे सकता है, क्या क्या ये आगे काम कर सकता है इन कंट्रीज के लिए, इस रीजन के लिए या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, चैलेंजेस को क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये उन चैलेंजेस को कैसे फॉर वो कर सकता है, मतलब ओवरकम कर सकता है उन चैलेंजेस को, और कैसे प्रोग्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा और काम क्या क्या नई चीज ऐड कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ये काम अच्छे कर रहा है, क्या क्या और अच्छे कर सकता है, सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर वॉइस टू डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसका जो मेन फोकस है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज की कैसे ग्रोथ में हेल्प करे, कैसे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट है उनको फंडिंग प्रोवाइड करे, कैसे उनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो मेन जो इनका फोकस है वो खाली डेवलपिंग कंट्रीज पे है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हीं की डोमिनेंस है इस पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा शेयरिंग होल्डर चाइना है, फिर इंडिया है, रशिया है, ठीक है। ऐसे करके जितनी भी 105 मेंबर्स हैं इसके टोटल, तो 105 में ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो इसमें जो डोमिनेंस है वो डेवलपिंग कंट्रीज की है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो बैंक है AIIB, ये एक ग्रेटर वॉइस, ज्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है अपनी आवाज उठा के बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए है, मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस है इसके पास UN में, तो वो सब कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, इस बैंक की हेल्प से, इस ग्रुप की हेल्प से जो भी वो चाहती है उनके बारे में बोल सकती हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर वॉइस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। सेकंड पॉइंट, गिव चांस टू कंट्रीज टू गेट लोन्स इजीली विदाउट हैविंग गुड रिलेशंस विद US। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बैंक को बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी, क्यों इस बैंक को बनाया गया था। क्योंकि जो बैंक है, जो और पहले से बैंक थे जो लोन प्रोवाइड करते थे, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ग्लोबल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करती थी कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, किसी प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोजेक्ट हो, उनमें जो डोमिनेंस थी ज्यादातर वो वेस्टर्न कंट्रीज की थी। चाहे हम US की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जापान की भी डोमिनेंस थी, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान की डोमिनेंस है, तो उनकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी। अगर किसी कंट्री को उनसे लोन चाहिए ना, उनसे कोई लोन चाहिए, उनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई फंडिंग चाहिए, तो इन जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनके साथ उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए थे, ठीक है। उनसे अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते तो इनको बहुत मुश्किल होती थी उनसे लोन लेने में, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये इसीलिए बनाया गया था ताकि उनको इजीली लोन मिल सके, और जो उनकी डोमिनेंस है, डेवलप कंट्री की डोमिनेंस है, वो हट सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको ये दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ये कंट्रीज की यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, उनको ये जो बैंक है चांस देता है कि ये आराम से लोन, इजीली लोन जो है वो ले सके, आराम से इनको लोन मिल सके विदाउट हैविंग गुड रिलेशंस विद US। जरूरी नहीं है क्योंकि US के साथ अच्छे ही रिलेशन हो, ठीक है, क्योंकि US का इससे कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि US एक डेवलप कंट्री है, इसका फोकस है डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो आराम से, ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा जब भी लोन मिलेगा, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक में है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो उसको बस जो बाकी कंट्री है वोटिंग के द्वारा, जो 1 से 5 मेंबर है, वोटिंग के द्वारा उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो उसको लोन मिल जाएगा इजीली, ठीक है। US के साथ अच्छा रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस है, AIIB प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू एशियन कंट्रीज टू शो देयर डोमिनेंस ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मेन फोकस किस किस चीज पे है, जो ये आपका AIIB है, एक तो एशिया रीजन पे फोकस है, और कंट्रीज पे कौन सी पे फोकस है, डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो एशिया रीजन की डेवलपिंग कंट्रीज हो या किसी और रीजन की पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज हो। इसके 105 मेंबर बताए मैंने, सब जो कॉन्टिनेंट है सब में इसके मेंबर मिलेंगे आपको, सब कॉन्टिनेंट से, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका से भी एक मेंबर है, साउथ अमेरिका से भी 8 मेंबर है, अफ्रीका से भी मेंबर है, यूरोप से भी मेंबर है, एशिया से भी मेंबर है इसके, और ओशियाना जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है यहाँ से भी मेंबर है। तो सब जितने भी कंट्रीज हैं वहां से इसके मेंबर हैं। तो जो इसकी कंट्रीज का फोकस है, कौन सी कंट्रीज के लिए काम करना है, वो डेवलपिंग कंट्रीज, और कौन से रीजन पे ज्यादा फोकस करना है, एशिया रीजन पे, ठीक है। तो जो एशिया वाली कंट्रीज है ना, क्योंकि इसका मेन फोकस एशिया है, ठीक है, तो एशिया रीजन है, तो जो एशिया की कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये AIIB, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको अपनी डोमिनेंस दिखा सके, उनको दिखा सके कि
ये हमारा ग्रुप है, हम इस ग्रुप को डोमिनेट करते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज के मेंबर तो हो सकते हो, लेकिन इसको डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। एशियन कंट्रीज जैसे आपका, मैंने आपको बताया था चाइना, इसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, तो ये सबसे ज्यादा शेयर है, इसके सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इंडिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। रशिया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तीनों एशियन कंट्रीज हैं, तो ये दिखाता है एशिया की डोमिनेंस, एशियन कंट्री की डोमिनेंस, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके पास बड़े बड़े शेयर नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी डोमिनेंस यहाँ पे नहीं दिखा सकते, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सकते हैं, जैसे कि IMF में, वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में, क्योंकि उनके शेयर वहां पे ज्यादा है, उनकी डोमिनेंस ज्यादा है। लेकिन इस ग्रुप में जो एशियन कंट्रीज है वो अपनी डोमिनेंस दिखा सकती है। और दूसरा पॉइंट इनकी डोमिनेशन का, के जो वोटिंग राइट्स हैं, जो वोटिंग राइट्स है वो 75% जो है वो एशियन कंट्रीज होल्ड करती हैं, जो भी एशिया रीजन में कंट्री है वो होल्ड करती हैं। और एशिया की डोमिनेंस इसके नाम से पता चल रही है, एशिया रीजन पे काम करेगा। एशिया जो रीजन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो उन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक है। और एशिया की डोमिनेंस जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसके बताए थे, उसमें जो एशिया वाला रीजन है उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे से ग्रोथ हो सके, पूरा रीजन है बैलेंस ग्रोथ दिखा सके इकोनॉमिकली, ठीक है ना। ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें इन्वेस्ट करके बैलेंस ग्रोथ दिख सके। तो ये जो ग्रुप है AIIB, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एशियन कंट्रीज को कि अपनी डोमिनेंस दिखा सके वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है, कि इस ग्रुप में हमारी डोमिनेंस है। तो ये इसके 3 सिग्निफिकेंस है। कौन कौन से इसके सिग्निफिकेंस है? प्रोवाइड ग्रेटर वॉइस टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है उनको एक ग्रेटर वॉइस प्रोवाइड करता है और पूरे वर्ल्ड के सामने वो अपनी बात अच्छे से कह सके, ठीक है। दूसरा, गिव चांस टू कंट्रीज टू गेट लोन इजीली विदाउट हैविंग गुड रिलेशन विद यूएस, कि यूएस के साथ अच्छे रिलेशन ना होने के बावजूद भी ये जो ग्रुप है इससे आसानी से कंट्रीज लोन ले सकती है। जो भी कंट्रीज हैं, जरूरी नहीं है कि उसके यूएस से अच्छे रिलेशन हो जब भी वो लोन ले पाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर जो अदर बड़ी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF, वहां पे यूएस की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो वहां से अगर लोन लेना है तो अच्छे रिलेशन होने चाहिए यूएस के साथ। तीसरा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एशियन कंट्रीज को, ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज पे अपनी डोमिनेंस को शो कर सके, अपनी डोमिनेंस को दिखा सके उनके ऊपर। फिर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस हर चीज के होते हैं, ऐसी कोई चीज है नहीं पूरी दुनिया में जो आइडियल हो, जिसके कोई चैलेंजेस ना हो, जिसमें कोई ग्लिच ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, समझ रहे हैं? कोई भी चीज एकदम आइडियल नहीं होती है। तो इसके चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो इसका पहला चैलेंज है, मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड जापान आर नॉट मेंबर्स, ठीक है। अगर ये थोड़ा छोटा हो, आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा। जो मेजर इकोनॉमीज हैं, यूएस और जापान बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। टॉप फाइव जो वर्ल्ड की इकोनॉमी उसमें आती है। यूएस आपकी टॉप इकोनॉमी है, जापान आपकी 3rd नंबर पे इकोनॉमी आती है, तो 4th नंबर पे इकोनॉमी आती है, 3rd 4th नंबर पे। तो दोनों टॉप 5 में आती है इकोनॉमीज दोनों, है ना। और ये इसका मेंबर नहीं, ये इसके मेंबर नहीं है दोनों ही, ठीक है। ये इस ग्रुप के दोनों ही मेंबर नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप को बनाया है यूएस की जो डोमिनेंस है उसको हटाने के लिए। और यूएस और जापान बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र मुल्क हैं, इसलिए जापान भी इसका मेंबर नहीं है। हालांकि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये इस ग्रुप का मेंबर है। जब ये ग्रुप का मेंबर बनना चाहती थी AIIB का, तो यूएस ने बहुत मना किया था, लेकिन इन्होंने इसकी बात सुनी नहीं, लेकिन जापान ने इसकी बात सुन ली। जैसे साउथ कोरिया इसका मेंबर बनना चाहती थी, जो AIIB का जो अब मेंबर है, तो यूएस ने कहा था, आपकी जो यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्री है, वो मेंबर बनना चाहती है, जब यूएस ने मना किया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जापान ने उसकी बात सुनी। बहुत अच्छा मित्र मुल्क है जापान यूएस का। तो ये दोनों जो, इसलिए वो इसका मेंबर नहीं बना AIIB का। तो यूएस और जापान जो है इस ग्रुप के मेंबर नहीं है। ये इसके लिए चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि ये बहुत मेजर, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 5 में आती है दोनों ही, ठीक है। और अगर ग्रुप को मजबूत होना है, ज्यादा से ज्यादा मजबूत किसी ग्रुप को होना है, तो जितने भी उसके मेंबर हो वो भी मजबूत होने चाहिए इंडिविजुअली। जितने इंडिविजुअली मेंबर मजबूत होंगे और इंडिविजुअली मजबूत मेंबर जितने पास आएंगे, मतलब जितने ग्रुप में साथ होंगे, उतनी वो अपनी पावर दिखा सकते हैं, इतना ही ग्रुप मजबूत होगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी का मेंबर नहीं है, ये भी इसके लिए एक ड्रॉबैक है, ये इसके लिए एक चैलेंज है। दूसरा इसका चैलेंज क्या है? चाइना कैन यूज AIIB एज इट्स टूल ऑफ डेप्थ ट्रैप। पहले हम जानते हैं डेप्थ ट्रैप क्या है, ठीक है। ये एक चाइना की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। चाइना तो उसको नहीं बोलता, लेकिन जो चाइना काम करता है उसको, जो न्यूज़पेपर टर्म्स में कह दो या वर्ल्ड जो बाकी कंट्रीज हैं वो उसको यूज करती है, डेप्थ ट्रैप। डेप्थ ट्रैप क्या है? डेप्थ ट्रैप में चाइना क्या करता है, कोई कंट्री है, उसको किसी चीज के लिए लोन चाहिए, AIIB के थ्रू नहीं, इंडिविजुअली,
चाइना को किसी कंट्री को लोन चाहिए और वो चाइना से बात कर ले, ठीक है, तो चाइना उस पे उसको लोन दे देता है। जैसे उसका लोन मान लीजिए AIIB से प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव नहीं हो पाया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जो लोन प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करती है, कोई इंटर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उससे उसको लोन नहीं मिला, तो वो चाइना के पास चला गया कि चाइना हमको लोन दे दो। फिर जब उसको कहीं और से लोन नहीं मिलता तो चाइना फिर इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रखता है, ठीक है, और उस कंट्री को लोन दे देता है, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट उसने बनाया है, मान क्योंकि उसको अप्रूव क्यों नहीं मिला होगा, उसको अप्रूवल क्यों नहीं मिला होगा AIIB से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हो सकता है इस प्रोजेक्ट में रिटर्न अच्छे ना हो, वो प्रोजेक्ट बेकार रहे बनने के बाद में, इसीलिए ये कंट्री उसको अप्रूव नहीं करती है, ठीक है। लेकिन चाइना यहाँ पे क्या देखता है कि इस कंट्री को इस फंसा लूंगा, कैसे फंसाएगा चाइना, उसको लोन दे देगा उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे। जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, लोन भी बड़ा होगा, वो प्रोजेक्ट बना और वो कुछ रिटर्न नहीं दे पाया प्रोजेक्ट, तो उस कंपनी को उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो, उस कंट्री को उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो प्रोजेक्ट से, तो फिर वो चाइना उसको इंडिया जो कंट्री है जिसने लोन लिया है चाइना से, वो उसको पैसे वापस नहीं कर पाएगी, तो चाइना क्या करेगा, उस कंट्री से ये कहेगा तुम पैसे वापस नहीं कर रहे तो एक काम करो कि जो ये अपनी जगह आपने बनाई है या कोई हिस्सा अपनी जमीन का या कोई भी पोर्ट या कोई एयरपोर्ट कुछ भी, इसको कुछ दिन के लिए, उसको कुछ सालों के लिए या तो हमें लीज पे दे दो या हमें बेच ही दो, ठीक है, या तो 100 साल के लिए 50 साल के लिए ऐसे लीज पे दे दो। लीज का मतलब हमें एज अ रेंट दे दो कि हम इसको यूज करेंगे, और रेंट के पैसे तो आपके पास हमारे हैं ही, जो आप हमारा लोन वापस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं कि जो आपका डेब्ट है, डेब्ट का मतलब कर्जा, ठीक है, कर्जा चाइना ने दे दिया और जब वो वापस नहीं कर पाया तो चाइना ने उस कर्जे में उसको फंसा के उससे कोई ले ली कोई चीज अपनी, ठीक है। और जब चाइना के पास उसकी कोई चीज होगी और उसको चाइना, उस कंट्री को चाइना का लोन भी चुकाना होगा, तो चाइना की फिर बात भी सुनेगा, ठीक है, चाइना उसको अपनी डोमिनेंस दिखा पाएगा कि अब तुम्हें हमारी बात सुननी है, यूएस की हेल्प नहीं करनी, यूएस की बात नहीं सुननी है, अच्छा इंडिया की बात नहीं सुननी, ठीक है। तो ये डेब्ट ट्रैप है। तो इसका एक एग्जांपल दूं आपको डेब्ट ट्रैप का, जो श्रीलंका है उसका एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, जैसे ये श्रीलंका है, यहाँ पे आता है वो पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम्बनटोटा एक पोर्ट आता है नीचे यहाँ पे, तो जो पोर्ट है ना वो चाइना ने ऐसे ही लिया है आपका श्रीलंका से, और यही इंडिया का कंसर्न है कि इंडिया, यहाँ पे आपका ये इंडिया है, ऊपर पूरा इंडिया है, तो जो यहाँ पे अगर चाइना इतनी पास आ गया इंडिया के इंडियन ओशन में, क्योंकि पूरा इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे चाइना जो है इतनी पास आ गया क्योंकि हम्बनटोटा को चाइना के पास आ गया है, वो अपनी मिलिट्री को लेके, जो अपनी नेवी है उसको भी कई बार यहाँ पे ले आता है, ठीक है। तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात है, इसकी वजह से फिर इंडिया को भी लोन देना पड़ता है श्रीलंका को, और श्रीलंका ने वहां से भी लोन ले लिया, उसका वापस नहीं कर पाया, अब इंडिया से भी लोन ले रहा है। इंडिया क्यों लोन दे रहा है, ताकि जो ये स्किन का ये हम्बनटोटा पोर्ट है इसको जल्दी से जल्दी छोड़ा सके। 99 साल के लिए, 99 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है चाइना ने, जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, श्रीलंका का, इसको जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी इसके पैसे चुका सके इंडिया, इसलिए इसको लोन दे रहा है और हमारी बात भी सुने, ठीक है। तो ये डेब्ट ट्रैप होता है, ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की। तो चाइना जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, AIIB को, अपने एक टूल की तरह भी यूज कर सकता है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा शेयर है, यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। चाइना ने इस ग्रुप का प्रपोजल दिया था, चाइना की डोमिनेंस इस ग्रुप में बहुत ज्यादा है, तो चाइना उसको एज अ डेब्ट ट्रैप टूल भी यूज करता है। अभी तो इंडिविजुअली कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चाइना फिर इसके द्वारा भी इसको यूज करने लगे, जैसे सब कंट्री मिलकर उसको लोन नहीं दे रही, लेकिन इस बैंक में चाइना की डोमिनेंस है, तो चाइना जो है अपने इन्फ्लुएंस से बाकी कंट्री से हाँ करवा ले, है ना, और उसको फिर लोन दे, जिसको पहले से फंसा रखा है डेब्ट ट्रैप में, उन सब कंट्रीज से हाँ करवा ले, और फिर उस लोन को अप्रूव करा के उस कंट्री को फिर फायदा उठाए, उस कंट्री का डेब्ट ट्रैप में फंसा के उसको, ठीक है। तो AIIB का चाइना फायदा भी उठा सकता है डेब्ट ट्रैप टूल की तरह। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ इशूज बिकॉज ऑफ चाइनाज डोमिनेंस। मैंने आपको बताया चाइना की डोमिनेंस इस ग्रुप में बहुत ज्यादा, चाइना बहुत बड़ी शेयर जो है वो एंजॉय करता है, बहुत बड़ा शेयर है चाइना का, नंबर 1 शेयर होल्डर है चाइना इस बैंक का, AIIB का। तो चाइना, अगर यहाँ पे चाइना है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इशू भी होंगे और अकाउंटेबिलिटी इशू भी होंगे। चाइना अपने देश में किसी को, चाइना के जो कंट्री है वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी डेमोक्रेसी वहां पे है नहीं, तो वहीं की कोई ट्रांसपेरेंसी या कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। चाइना की जो पार्टी है जो आपकी पावर में है उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो पारदर्शिता, जिससे आर पार दिखे, उसको ट्रांसपेरेंसी कह सके। ऐसी जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने किसी पे से लोन लिया,
ठीक है। इंडिया ने यूएस से लोन लिया है, जापान से लोन लिया है, जापान से बहुत लेता है इंडिया इन्वेस्टमेंट, जापान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करता है, तो जापान का एग्जांपल लेते हैं। तो जापान से जैसे इंडिया ने कोई लोन लिया, कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमारे यहाँ की, तो जो भी हमारे यहाँ बीच में टर्म डिसाइड होंगे कि ऐसा ऐसा होगा, इतना इंटरेस्ट रेट होगा, जो भी कुछ होगा सब कुछ बाकायदा पेपर में होता है। जो भी पेपर साइन होते हैं, जो भी एमओयू साइन होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को पता होता है, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर चाइना किसी को लोन देता है, जैसे चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, चाइना ने अभी मैंने बताया श्रीलंका का एग्जाम्पल इसको दिया था, श्रीलंका का हम मंटोटा पोर्ट के लिए, तो वहां पे जो है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, किसी को नहीं पता होता क्या टर्म्स, किस टर्म्स पे लोन दिया गया है, क्या आपके इंटरेस्ट रेट रखे गए। तो अगर चाइना खुद ऐसा नहीं करता, तो चाइना की इस ग्रुप में डोमिनेंस है, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रुप में चाइना कुछ ऐसा करे जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो और अकाउंटेबिलिटी ना हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि सबको पता हो कि जो भी कुछ हो रहा है वो सबको पता हो क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। सबको मतलब सबको अकाउंटेबल ठहराने की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ठीक है, वो हो, परमिशन हो, मतलब किसी से कुछ भी पूछ सके, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कुछ भी कोई भी मेंबर पूछ सके कि ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी कुछ हो रहा हो सब कुछ पता हो उन्हें, और अकाउंटेबिलिटी वो कभी भी उससे पूछ सके कि आपने ये स्टेप क्यों किया, ठीक है, ये स्टेप क्यों लिया। लेकिन चाइना के केस में ऐसा कुछ है नहीं, उनकी कंट्री में ना ट्रांसपेरेंसी है ना अकाउंटेबिलिटी है, ना वो किसी और कंट्री को लोन वगैरह देते हैं, ना वहां वो कंट्री अकाउंटेबिलिटी इंजॉय करती है चाइना के साथ, ना ट्रांसपेरेंसी इंजॉय करती है। तो अगर ये चाइना खुद नहीं फॉलो करता तो हो सकता है कि इस ग्रुप में चाइना की इतनी इंपॉर्टेंट डोमिनेंस है, तो इस ग्रुप में भी चाइना ये सब करना शुरू कर दे, ठीक है, डेट ट्रैप भी शुरू कर सकता है और ये सब भी शुरू कर सकता है, ये सब इश्यूज भी आ सकते हैं इस ग्रुप में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू। नेक्स्ट है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड इन प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बिकॉज ऑफ स्लो ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड वॉर। यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, जो पिछले कुछ सालों से, मतलब पिछले 1-2 साल से डाउनवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, मतलब जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो डाउनवर्ड दिखा रही है। किस चीज में डाउनवर्ड दिखा रही है, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है। पहले बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे, प्रोजेक्ट क्यों नहीं फाइनेंस हो पा रहे, कंट्री अपने यहाँ इतना कम क्यों नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि जो स्लो हो गया है आपकी ग्लोबल इकोनॉमी, जो है वो स्लो हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमी क्यों स्लो हो गई है, कोविड की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई थी, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन लग रहे थे जगह जगह, है ना, तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी शुरू हो गई, सबके यहाँ डाउनफॉल आई, जितनी भी सबकी इकोनॉमी है सब में डाउनफॉल आई, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो हो गई। दूसरा, ट्रेड वॉर जो चाइना और उसके बीच में, यूएस के बीच में चल रही थी, तो जो ट्रेड वॉर है वो भी इनके बीच में चल रही थी, तो इसकी वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड्स आ रहे थे इसकी ग्रोथ में, एआईबी की ग्रोथ में, और प्रोजेक्ट भी कम फाइनेंस हो पा रहे थे। तो ये कुछ चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंजेस है, मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस और जापान इसके मेंबर नहीं है। चाइना जो है वो इसको एज अ डेट ट्रैप यूज कर सकता है, डेट ट्रैप मैंने आपको सारा समझा दिया क्या होता है, ठीक है। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इशू हो सकते हैं क्योंकि चाइना की डोमिनेंस है। और फोर्थ है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है बिकॉज ऑफ स्लो ग्लोबल इकोनॉमी। स्लो ग्लोबल इकोनॉमी क्यों है, कोविड की वजह से, और ट्रेड वॉर जो यूएस और चाइना के बीच में चल रही है। अब कुछ वे फॉरवर्ड जान लेते हैं इसके, क्या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या क्या इसको आगे काम करना चाहिए ताकि जो इसके डाउनवर्ड ट्रेंड से ये सही हो सके और अच्छे से ग्रोथ कर सके, अपने सारे चैलेंजेस को ये ओवरकम कर सके और अच्छे से काम कर सके, अच्छे से फ्लरिश हो सके, सब कंट्रीज की अच्छे से मदद कर सके। पहला इसका वे फॉरवर्ड है एड मोर एंड मोर मेंबर्स। मैंने आपको दिखाया था जो उसकी अचीवमेंट्स थी, ठीक है, जो इसकी अचीवमेंट्स थी, अकम्प्लिशमेंट्स थी, उसमें इसके बहुत सारे मेंबर ऐड हो गए। पहले इसके खाली 57 थे, अब 105 मेंबर हो गए, ठीक है। तो मेंबर तो इसमें बहुत ज्यादा ऐड हो रहे हैं, लेकिन और मेंबर्स जो हैं उनको भी ऐड करना है इनको ज्यादा से ज्यादा। अभी कुल 105 मेंबर हैं, लेकिन अगर यूएन के डेटा के हिसाब से करें तो टोटल कंट्री जो यूएन से वैलिडेट हैं वो 195 कंट्रीज। तो अभी तो बहुत सारी कंट्री बची है, और भी कंट्री है छोटी छोटी जो यूएन से अभी वैलिडेट नहीं है, यूनाइटेड नेशन से, और बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी। तो उनको बहुत सारी कंट्रीज को ये मेंबर बना सकते हैं अपना। यूएस से रिलेशन अच्छा करके यूएस जापान को भी अपना मेंबर बना सकते हैं, उससे एक ग्रुप और मजबूत होगा, और कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज उनको अपना मेंबर बनाए और उनको मदद करें, ठीक है। तो मेंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के। दूसरा, इंप्रूव रिलेशन विद यूएस, यूएस के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, है ना। अपनी जो प्रॉब्लम चाइना के बीच में, यूएस के बीच में चल रही है, और यूएस की कुछ प्रॉब्लम है कि चाइना इसमें इतना बड़ा डोमिनेंस रखता है इस ग्रुप में,
तो ये यूएस की प्रॉब्लम है कि इतनी डोमिनेंस चाइना की है, तो चाइना के है इस ग्रुप में, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इस ग्रुप में, और इसको डेथ ट्रैप की तरह भी यूज कर पाएगा, क्योंकि अगर यूएस इसका मेंबर बन भी गया तो अपनी डोमिनेंस तो दिखा नहीं पाएगा इसमें इतनी, जितनी और सब ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया था, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। यहाँ तो मेंबर बनेगा पर डोमिनेंस होगी नहीं यूएस के पास कुछ भी, तो यूएस इसलिए इसका मेंबर नहीं बनना चाहता, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस है, तो इसलिए चाइना यूएस से अच्छे बात करके चाइना को और सब मेंबर्स को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ, और यूएस को भी इसको अपना मेंबर बनाना चाहिए। यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो ये बहुत अच्छा होगा इस ग्रुप के लिए। थर्ड, इंक्रीज कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में पहले से काम कर रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे और चीजें सीख के इनके साथ कॉपरेट करके इनके साथ और ज्यादा कॉपरेट करके इस ग्रुप को और फायदा होगा और चीजें सीखेगा, या कोई और रीजनल ग्लोबल कोई और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम कर रही है उसके साथ, उस रीजन की प्रॉब्लम मैंने बताया था उसको, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके साथ अच्छे से कॉपरेट करके और अच्छी चीजें सीखेगा और अच्छे से काम कर पाएगा। एआईआईबी मस्ट नर्चर विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अवॉइडिंग सिंगल पार्टी डोमिनेंस। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो है चाइना की डोमिनेंस है इस ग्रुप में बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ठीक है, और ये चाइना ये सब करके इस ग्रुप में कुछ चैलेंज दे सकता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना है इस ग्रुप को कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, चाइना में तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, चाइना तो कोशिश करेगा कि सिंगल पार्टी सिस्टम ही हो जाए, मतलब सिंगल पार्टी का मतलब चाइना की डोमिनेंस हो जाए, सिंगल पार्टी अकेला चाइना की चले इस ग्रुप में, चाइना तो ही चाहेगा। लेकिन अगर इस ग्रुप का अच्छे से बढ़ना है, अच्छे से काम करना है, अच्छे से फ्लरिश करना है ना, तो इसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं कि सबको जो है मौका मिले, सब अपनी बात रख पाए, सब जो चाहते हैं वो हो, जो सब म्यूचुअली चाहते हैं ऐसा हो, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब जो प्रिंसिपल होते हैं, ये ग्रुप जो है ऐसा करे, इस चीज के लिए नर्चर हो, इस चीज के लिए बढ़े, इस चीज को सोच के आगे बढ़े, और ऐसी सब वैल्यूज ही इस ग्रुप पे हो, ऐसी सब वैल्यूज पे ग्रुप काम करे, सिंगल पार्टी डोमिनेंस पे काम ना करे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड है, इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एआईआईबी। कैसे कर सकता है इंडिया? चाइना जो है उसकी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर शेयर होल्डर कौन? इंडिया। इंडिया क्या फॉलो करता है? डेमोक्रेसी। चाइना फर्स्ट नंबर का शेयर होल्डर है, चाइना क्या फॉलो करता है? वन पार्टी सिस्टम। तो इंडिया अगर अपनी डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा कंट्री से अपना इन्फ्लुएंस से काम करवाए, तो चाइना इंडिया जो है अपनी जो डेमोक्रेसी की वैल्यू इंडिया फॉलो करता है, इंडिया के अंदर है, वो इस ग्रुप को भी इंडिया दे सकता है, और जब डेमोक्रेसी की वैल्यू अच्छी से आ जाएंगी इसमें सब वैल्यू, तो ये ग्रुप और अच्छे से काम करता है, तो इंडिया इस ग्रुप की ऐसे करके हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्या, और ये जो चैलेंजेस है, जो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है, ये इसको भी काउंटर इंडिया कर सकता है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी इशू है इनके भी काम कर सकता है इंडिया। तो क्या क्या वे फॉरवर्ड है आपके? पहले, मेंबर ज्यादा से ज्यादा ऐड करो। सेकंड, यूएस को इसका मेंबर बनाओ, उससे अपने रिलेशन अच्छे करके। थर्ड, जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में पहले से काम कर रही है, उनके साथ अपनी कॉपरेशन बढ़ाओ। डेमोक्रेसी वैल्यूज पे फोकस करो, वन पार्टी सिस्टम को ना फ्लरिश होने दो इस ग्रुप में, ठीक है। और जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक बनाने के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो हो, डेमोक्रेटेड हो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बैंक है ना, बहुत अपना रोल प्ले कर सकता है, बहुत अच्छा रोल, ठीक है। तो ये इस ग्रुप के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस ग्रुप के बारे में इतना ही। मुझे लगता है इससे बाहर अगर इस वीडियो का आप देख लेंगे तो इससे बाहर इस बैंक के बारे में, एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इसी में से आएंगे, आप पढ़ लोगे। ये यूपीएससी तक के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पूछ लिया कि किसका कितना स्टेक होल्डर है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या हेडक्वार्टर कहाँ है या कब बना था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंबर कौन कौन है, ऐसे दे दिया कि एक पहला ऑप्शन है इसमें कुछ मेंबर्स कुछ कंट्रीज के नाम दे दिए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में पूछ लिया कि कौन सा जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो इसके मेंबर है सारे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में। और अगर मेंस की बात करें, मेंस में आ सकते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, इंडिया को क्या क्या फायदा है, इंडिया इसकी कैसे हेल्प कर सकता है, और ये सब, और क्या इस ग्रुप के चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये यूपीएससी मेंस के लिए हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे सिंगल डे एग्जाम है, या कोई जैसे मान लीजिए एसएससी का कोई एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम है, कांस्टेबल हो या एसआई हो, उसमें भी इसके जो वनडे एग्जाम है ऐसे ही, या सीएचएसएल हो, इन सब में क्वेश्चन आ सकते हैं। सीपीओ का कोई एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं नॉर्मल वनडे एग्जाम में। तो
उन सबके लिए वीडियो बिल्कुल इफिशिएंट है, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा सारी कमेंट्स का। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। और उनको बताएं हमारे चैनल के बारे में, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र जो है हमारे चैनल का नाम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।